नमस्कार। आपके चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं में अपन ने खूब सारी चीज़ें समझी है। आज थोड़ा और समझेंगे। और जो पहले समझा चुके हैं, जैसे परिभाषाएं लिखने के लिए आपको आज बता देता हूं मैं। तो परिभाषाएं लिखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे, ताकि एग्जाम में अगर परिभाषाएं आए तो वो भी अपन लिख सकें। जैसे प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं में अपन लिख रहे हैं कि 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। परिभाषा में लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन को समझ में आया कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याओं के समूह को, संख्याओं का समूह प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल भी अपन ने देख लिया था, फिर लिख लीजिएगा। परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या मतलब एक और परिभाषा है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वह भी परिमेय संख्या कहलाएगी। ये चीज अपन देख चुके हैं कि अशांत और अनावर्ती संख्याओं का प्रकार अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसके उदाहरण है √2, रूट वाली संख्याएं। आप ऐसा लिखिएगा, √4 को लिख के उसको काटिएगा, 25 को लिख के उसको काटिएगा, ताकि अपन समझ सके कि जिनका वर्गमूल होता है, जिन संख्याओं का रूट बनता है, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या नहीं कहते। और 1 पाई, इन्हें आप लिख लीजिएगा। इसके आगे अपन देखते हैं कुछ संख्याएं और है, जैसे सम संख्या। सम संख्या आप जानते हैं, सम संख्या होती है जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है, उन्हें अपन सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित होती है उन्हें अपन सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या लिखिएगा, सम संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं भी होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, उन्हें अपन विषम संख्याएं कहते हैं। एक होती है भाज्य। भाज्य संख्याएं वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा किन्हीं और संख्याओं से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक या स्वयं के अलावा किन्हीं और संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या, जो सिर्फ एक और स्वयं से ही विभाजित हो, एक और स्वयं से ही विभाजित हो। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, ये 2 से इसका भाग सिर्फ, इसमें 1 का भाग जाएगा और सिर्फ स्वयं का जाएगा, 2 का जाएगा। इसमें भी 1 का जाएगा और स्वयं का जाएगा, इसमें भी 1 का जाएगा और स्वयं का जाएगा, बाकी का नहीं जाएगा। समझने के हिसाब से देख सकते हैं, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या है, जिसमें भाग जाए वो भाज्य संख्या है। इनके उदाहरण है सम संख्याओं के 2, 4, 6, 8, 10, इनके 3, 5, 7 ऐसे आगे ये उदाहरण है। भाज्य संख्याओं के उदाहरण है 4, 6, 9, जिनमें भाग जाए किसी ना किसी का। अभाज्य के उदाहरण है ये वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। एक और टॉपिक है आपके गुणनखंड के बारे में। आप जानते होंगे गुणनखंड होता है आपके, जैसे जैसे 12 है, 12 के 2 छोटे छोटे टुकड़े करेंगे अपन, तो क्या होते हैं? या तो होते हैं 4 गुणा 3, या होते हैं 3 गुणा 4, या होते हैं 6 गुणा 2, या होते हैं 2 गुणा 6। एक होता है 12 गुणा 1, 1 गुणा 12।
तो इनमें तो आप देखिए ये 4 गुना 3 और 3 गुना 4, ये तो एक ही चीज है, तो इनमें से एक ही लिखेंगे। 6 गुना 2 2 गुना 6, ये एक ही चीज है, ये भी एक ही चीज है। तो इसके 3 गुणनखंड बने, ये और ये तो अपन नहीं लेंगे, सिर्फ ये और ये लेंगे। इसका कारण है कि गुणनखंड वो होते हैं किसी बड़ी संख्याओं को तोड़ने पर जो छोटी संख्या मिलती है उन्हें अपन गुणनखंड कहते हैं। इनसे इससे अलग संख्या मिलेगी, यानी कि दो संख्याओं को गुणा करने पर जो संख्या में प्राप्त होती है, दो संख्याओं को गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है, इसके टुकड़े करेंगे, ये टुकड़े कहलाते हैं गुणनखंड, ये टुकड़े कहलाएंगे गुणनखंड। किसी संख्या को दो छोटी संख्याओं में विभाजित करने पर जो प्राप्त होते हैं उन्हें अपन गुणनखंड कहते हैं। तो अब इस गुणनखंड को अपन लिख रहे हैं इस तरीके से, 4 गुना 3 और 6 गुना 2, दो गुणनखंड मिलके 12 के, 4 गुना 3 और 6 गुना 2। ये तो गया गुणनखंड तोड़ने का तरीका। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसे गुणनखंड जो आगे नहीं टूटे। जैसे 4 गुना 3 है, 4 गुना 3 को तो आगे पर तोड़ सकते हैं, 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 में, और 3 को ऐसा वैसा लिखते हैं। 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 में, 2 को वैसे वैसा वैसे लिखते हैं। इनको आगे तोड़ रहे हैं तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये संख्याएं अभाज्य गुणनखंड है जिनमें सारी संख्याएं अभाज्य हो। ये सारी संख्या अभाज्य है, 2 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, तो ये संख्याएं हैं अभाज्य, इन्हें बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। और ये है सिंपल गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड, ये सिंपल गुणनखंड। तो अपन गुणनखंड विधि में जो अपन गुणनखंड करेंगे, लसप और मसप निकालने के लिए काम आती है गुणनखंड विधि। तो उसमें अपन गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड से अपन लसप और मसप ज्ञात करेंगे, लसप और मसप ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपका टॉपिक होएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसप और मसप। ठीक है, लसप और मसप निकालेंगे। पहले अपन गुणनखंड 40 का गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालना है गुणनखंड? 40 का गुणनखंड करेंगे, 40 के गुणनखंड होंगे। सबसे पहले अपन उस संख्या का भाग देंगे जो सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या होगी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिसका भाग इसमें जाता हो। सबसे पहले नॉर्मली अपन ट्राई करेंगे 2 से ट्राई करेंगे। 2 का भाग इसमें जाता है 20 बार, लिख लिया। फिर 2 का भाग इसमें जाएगा 2 का भाग इसमें 10 बार, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार। अब इसमें 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा तो 5 का दे लेंगे 1 बार। ये अपने मिलके अभाज्य गुणनखंड, सारे अभाज्य गुणनखंड हैं, इनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। एक और संख्या लेते हैं जैसे 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले इसमें भाग देंगे 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 24 बार। इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है कितना बार? 12 बार। इसमें फिर जा रहा है 2 का जा रहा है कितनी बार? 6 बार। इसमें 2 का जा रहा है कितनी बार? 3 बार। इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का देखे देंगे, 3 का जा रहा है 1 बार। 48 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 48 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनसे और इससे मिलाकर अपन इससे और इससे मिलाकर निकालेंगे मसप और लसप। ये हो गया। इसके बाद अपन लसप और मसप निकालेंगे। 40 के गुणनखंड अपने थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 48 के थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सबसे पहले अपन देख रहे हैं जोड़े कितने हैं। जोड़े इसमें भी हो और इसमें भी है, जो इसमें भी कॉमन हो इसमें भी कॉमन हो।
ये है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन, और ये संख्याएं सिंगल है, इनके साथ जोड़े नहीं है। तो लसप और मसप, सबसे पहले लसप फिर मसप। लसप निकालने का तरीका है, जितने जोड़े हैं उस संख्या को उतनी बार लिख दो। कितने जोड़े हैं दोगे? 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये नहीं कि 3 जोड़े हैं तो इनको, इस 2 को भी लिख दो, इसको भी लिख दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, नहीं, जितने जोड़े हैं उतनी बार। 3 जोड़े हैं तो 3 बार 2 लिख दिया, 3 बार 2 लिख दिया। उसके बाद जो सिंगल संख्याएं हैं, अकेली संख्याएं हैं, उनको भी लिख दो, 2 3 और 5। ये अपना हो गया लसप, ये अपना हो गया लसप। पहले जोड़े वाली संख्याओं को लिखो, फिर बिना जोड़े वाली संख्याओं को लिखो, इनको गुणा करेंगे तो अपना लसप मिल जाएगा। मसप, मसप में होता है इनका कॉमन संख्याएं जो है वही लिखनी है, मतलब जितने जोड़े बन रहे हैं सिर्फ उतना ही लिखना है। इसमें 2 के जोड़े बन रहे हैं, कितने? 3, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ये पहले जोड़े का है, दूसरे जोड़े का है, तीसरे जोड़े का। जो संख्याएं जोड़े बना रही है सिर्फ उन्हीं को लिखना है, ये अपना मसप हो गया। इसको 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 तीनों को गुणा करेंगे 8, ये अपना मसप हो गया। मतलब 40 और 48 का लसप तो हो गया, ये इसको गुणा कर लेंगे, और मसप हो गया ये। लसप और मसप दोनों ज्ञात करने की विधियां हैं ये। अब आप वास्तविक संख्याएं जो आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, उनमें आज आप परिभाषाएं भी लिख चुके हैं और छोटे छोटे जो तरीके थे उन्हें भी अपन समझ चुके हैं। लिख लेना उनको भी, तरीकों को भी, जो भी न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका है, गुणनखंड है, लसप मसप है, लसप मसप क्या होते हैं वो है, ये अपन ने सब देख लिए हैं। इन सभी चीजों को आप लिख लेंगे, परिभाषाएं लिख लेंगे। इसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 के सारे सवाल लगभग आप कर सकते हैं। जो सवाल नए तरीकों के हैं, जो अपन ने नहीं समझे उन्हें अपन फिर समझ लेंगे, लेकिन लगभग करीब करीब आप सभी सवाल कर सकते हैं। सवाल आपको करने पड़ेंगे। अब आप सवाल कीजिए, आपकी वास्तविक संख्याएं चैप्टर और अच्छा बनेगा। सवाल तो जैसे चैप्टर नंबर 1 का 1.1 है, तो 1.1 के भी सवाल आप कर सकते हैं, 1.2 को भी कर सकते हैं, 1.3 के भी कर सकते हैं। इनमें जो भी सवाल आपको आते हैं वो करें, इसमें भी जो भी आते हैं करें, इसमें भी जो भी आते हैं करें। जो नहीं आते आगे हर प्रश्नावली को एक अलग अलग अपन पढ़ेंगे, 1.1 को भी पढ़ेंगे, 2 को भी पढ़ेंगे, 3 को भी पढ़ेंगे, लेकिन आप सब के सवाल अब कर सकते हैं। जो जितने सवाल करेगा वो उतना ज्यादा सीखेगा। एक बार तो आप सवाल करेंगे तब मेहनत करेंगे, दोबारा मैं बताऊंगा तब मेहनत करेंगे। 2 बार करते ही आप एक बार सवाल को सीखेंगे ही सीखेंगे। इसलिए आप सवाल कीजिए। सवाल तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो हम आपको बस बता सकते हैं, सभी टीचर आपको वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, घर पे बैठ के ही पढ़ा रहे हैं, पर आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप सीखेंगे। कहावत आपने सुनी होगी कि घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हैं, उसे पानी पीना है नहीं पीना है उसके ऊपर है। हम आपको वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको समझना है नहीं समझना ये आपके ऊपर है। अगर आप पढ़ेंगे आगे तो समझेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे। इसलिए आपको घर पे भी पढ़ना है और ये वीडियो अच्छी तरह से लिखना है और समझना है। धन्यवाद।